जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि करने का सबसे प्रमुख जो इंग्रेडिएंट कहें, कंटेंट कहें, जो सामग्री कहें, वो शुरुआत होती है हमारे गौ से निकलने वाली। बिना गोबर गोमूत्र के कुछ भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों को अगर प्राकृतिक कृषि करना है तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि हमें गोमूत्र का गोमूत्र बैंक बनाना पड़ता है। बिना गौमूत्र के अगर हम चाहे पेस्टिसाइड्स बनाने के प्रयास करें, इनके लिए ग्रोथ प्रोमोटर बनाने का प्रयास करें, इनके लिए बेसल डोज बनाने का प्रयास करें, कुछ भी बनाएंगे बिना गौमूत्र के कुछ संभव नहीं है। इसके अलावा अचानक पहली बार में ही प्राकृतिक कृषि में नहीं जाया जा सका, पहले हम लोगों को जैविक में जाना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे बैक्टीरियाज हैं। वस्तुतः होता क्या है कि बैक्टीरिया ही हैं जो हमारे पौधों को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। ये करते क्या है, ये हमारी धरती में जो इतने हजारों करोड़ों अरबों की संख्या में जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हमारे पौधों तक उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव हमारी अपनी गलतियों से, हमारे हर्बिसाइड से, हमारे खतरनाक कीटनाशकों से जो हमारी धरती के नीचे चले गए हैं, उनको वापस लाने के लिए हम जैविक प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। शुरुआती दौर में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर बात करें कीटनाशकों की, तो अलग अलग चीज़ों के लिए आवश्यकता अगर पड़े तो जैसे मेटारेजियम मेनोसोपोली हुआ, बेवेरिया बेसियाना हुआ, वर्टिसिलियम हुआ, कई सारी चीज़ें, एक लंबी लिस्ट है। किसान बंधु उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो बड़ी समस्या होती थी, आपको इमिडाक्लोप्रिड से लेके और थाइमक्सिन कितने सारे केमिकल्स पकड़ा देता है। आप लगाते हैं, कई बार स्प्रे करते हैं। इन सब का एकमात्र निवारण हमारा बेवेरिया बेसियाना है। करना कुछ नहीं है, हमने 1 लीटर ला के उसको 200 लीटर में प्रोपेगेट कर लिया। हाँ, इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि में हमें प्रिवेंटिव मेजर लेना होता है, क्यूरेटिव मेजर में नहीं चलना पड़ेगा। हर 7वें दिन एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, स्प्रे शेड्यूल। हर 7वें दिन या हर 10वें दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, फसल में कोई परेशानी दिखे ना दिखे, चाहे को जो कुछ भी हो, हमें उसका स्प्रे करते रहना है। अगर हम एक स्प्रे शेड्यूल के अनुसार स्प्रे करते हैं तो फिर ये सारी बीमारियां हमारे फसल में आएंगी नहीं। और अभी का जो सबसे प्रमुख चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने बना रखा है, वो ये है। इसको मैं खोलने का प्रयास करता हूँ। ये है पुष्प रसायन। ये सारी चीज़ें मैं कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो वृक्षायुर्वेद और कृषि पराशर सूक्त में लिखा हुआ है कि रसायन की खेती पहले से भी होती थी। ये अलग बात है कि वो रसायन हमारे ऐसी चीज़ है जो प्राकृतिक संसाधनों से मिलता था। तो ये पुष्प रसायन है। इस पुष्प रसायन का कार्य ये होता है कि हमारे फ्लावरिंग स्टेज में जो भी होते हैं, जैसे अभी धान की रबी फसलों की बिजाई हो रही है, जैसे ही हमारा धान की फ्लावरिंग स्टेज शुरू होगा, इसका स्प्रे करेंगे तो हमारे पूरे के पूरे फसल एकदम फूलों से लद जाएंगे। वो एकदम कहें तो कमाल का चीज़ है। ऐसी कई सारे मीठा जैव रसायन, खट्टा जैव रसायन, ये बायो एंजाइम्स हैं। तो मैंने इसको सेमर के फूल, गुड़ और पानी से मैंने इसको बनाया है। ये 200 लीटर तैयार है और ये 200 लीटर आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर स्प्रे करते हैं तो ये कम से कम 200 एकड़ का डोज है। 1 साल तक इसको आराम से रख सकते हैं। हाँ, अगर पानी के साथ हमको इसको चलाना है तो ये करीबन 30 से 40 एकड़ का डोज है, लेकिन स्प्रे करते हैं तो 200 एकड़ में आराम से स्प्रे करेंगे। इसकी मात्रा बहुत कम लगती है। 1 लीटर में सिर्फ 1 ml। अगर 15 लीटर की टैंक है तो सिर्फ 15 ml डालने की आवश्यकता है हमको और खेतों में स्प्रे कर देना है। फ्लावरिंग स्टेज में इसको ध्यान देना है, इसका प्रयोग फ्लावरिंग स्टेज में हमको करना है। जो फूल की सेटलिंग्स होती हैं, जो दुग्धावस्था में फसल पहुंचता है, जहां हम पौधों को कहते हैं अब पोटाश डालिए, उसके स्थान पर उसके 5-7 दिन 10 दिन पहले अगर ये डालते हैं तो एकदम जबरदस्त मिरेकल रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। तीसरा चीज है कि हम किसान हैं, हमारे यहाँ सब कुछ मिल सकता है। ये छाछ है, करीबन 2 साल पुराना। ये खुद में अगर कहें तो ये खुद में एक फंगीसाइड है और जबरदस्त फंगीसाइड है, खुद में ग्रोथ प्रोमोटर है। इसका प्रयोग मुझे नहीं लगता कि जिस किसान ने एक बार भी गलती से कर लिया, अनजाने में अगर कर लिया, तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सॉइल कंडीशनिंग करता है। अगर किसी किसान को इसको आजमाना हो, अपने बैकयार्ड फार्मिंग में, घर के पीछे कोला गली में अगर खेती करता हो, तो इसका प्रयोग किसी एक एरिया में करना शुरू कर दें। देखें, आपके सॉइल की जो भुरभुराहट है वो बढ़ जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी और बड़ी सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगा आपकी मिट्टी में। जैसे ही खुशबू आना शुरू हुआ तो वहाँ आपके मित्र जीव एक्टिव हो जाएंगे। तो इसका अपना ही गजब का प्रभाव है और बहुत शानदार चीज़ें हैं।
पंचगव्य बनाने में जो उपयोग होता है हमारा 5 चीज़ें गौ से, तो हमें एक तो घी उधर प्रयोग कर लेते हैं, और जो छाछ बच गए, छाछ को हम लोग अपने स्टोर कर लेते हैं। छाछ जितना पुराना उतना बढ़िया। एक कहावत कही जाती है, छाछ जितना पुराना उतना बेहतर, गोमूत्र जितना पुराना उतना बेहतर, और गोबर जितना ताज़ा उतना बेहतर। एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये है, ये हम जो प्रतिदिन हम, चूँकि भोजपुरी वासी हैं और बिहार के इस पार्ट में रहते हैं, हमारा बिना चावल बिना भात के काम नहीं चलता है। ये सब किसी के घरों में क्या है कि जो हम अपने यहाँ चावल धोवन कहते हैं, जो धो के चावल बनाने से पहले जो धो के माताएं मैंने फेंक देती हैं, ये मैं उसको स्टोर करता हूँ। और ये एक तरह से आपके जो पौधों के रूट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत शानदार काम करता है। इनको गुड़ के साथ फर्मेंट कर देना होता है, और उसके बाद पानी के साथ, खड़े फसल में पानी के साथ इसको देते हैं, और बहुत शानदार रिजल्ट देता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। महासागर में जितना गोता लगाएंगे उतनी चीज़ें पाएंगे। प्राकृतिक कृषि, हम तो बिहारवासी, हम भारतवासी खेती करना अब सीखेंगे क्या, हमारे पुरखे यहीं करते आए हैं। तो जितना धरती की उपासना करेंगे, जितना गौ के शरण में जाएंगे, हमें उतनी ही उन्नति मिलेगी। नित्य दिन गोता लगाएंगे, नित्य दिन नया सीखेंगे। बस गौ की शरण में जाएं और पर्यावरण बचाएं, गौ माता का संरक्षण करें, शुद्ध खाएं, शुद्ध उगाएं। और जितने अभी नवयुवक हैं जो कि कृषि कार्य की तरफ आने के लिए रुझान रखे हुए हैं, देखिए आने वाली लड़ाई खेती के लिए ही है। आने वाली लड़ाई शुद्ध भोजन और शुद्ध हवा और पानी के लिए होने वाला है। तो बहुत बढ़िया स्कोप है, एकदम निश्चित तौर पर आएँ। पढ़े लिखे वर्ग आएंगे तो इसका भी उत्थान होगा।